हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट TRF विद प्रीति। यहाँ आपको हमारे रेगुलर जो क्लासेस होते हैं, हमारे जो सेशंस होते हैं, उसके जो नोट्स है, उसकी जो पीडीएफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं प्रॉपर नोट्स। तो फटाफट से जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी। आज का हमारा टॉपिक है, क्या करने वाले हैं हम, तो हम करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस, यानी कि टॉप 30 का वार 30 क्वेश्चंस ऐसे जो कि आपकी 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स है पेपर 1 की, रिसर्च, कम्युनिकेशन एंड आईसीटी। तीनों ही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीनों ही जो इकाइयां हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से वेटेज बहुत ज्यादा रहता है आपका, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। रिसर्च से तो ऑलमोस्ट 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सेम एज कम्युनिकेशन और आईसीटी से भी अब बहुत क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। तो इसीलिए 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो हम करने वाले हैं। 3 यूनिट्स बस एक क्लास में हम ये जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। चलिए, तो फटाफट से जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है फटाफट से शेयर कर दीजिए, बिकॉज ये सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले हम रिसर्च के क्वेश्चंस को देखेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप यथा उचित होगा। निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार करने के लिए, तो ऑप्शन ए है मौलिक शोध, बी व्यवहारिक शोध, सी है आपका क्रियात्मक शोध और डी है आपका निर्जातीय शोध। तो क्या है ऑप्शन ए बी सी, फटाफट से आंसर कीजिए और आपको साथ साथ आंसर करना है और मुझे बताना भी है कि आपके जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें से टोटल कितने आंसर जो है करेक्ट हुए हैं, और साथ ही में आपको आंसर भी करते जाना है। तो पहले क्या है इसका, ए बी सी कौन सा आंसर होना चाहिए। सो आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है क्रियात्मक शोध, यानी कि एक्शन रिसर्च। ऐसा मान लीजिए एनटी का ये फेवरेट रिसर्च का मेथड है जो एनटी रिपीटेडली पूछता है। मतलब आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, चाहे पुराने क्वेश्चन पेपर को या फिर जो अभी रिसेंट में आ रहे हैं क्वेश्चन 19 20 21 का, उसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर क्रियात्मक शोध यानी कि एक्शन रिसर्च से जरूर मिलेगा। तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे समझ लेना है। और अगर आपको इसमें डाउट है तो हमने रिसर्च एप्टीट्यूड में प्रॉपर एक्शन रिसर्च को पढ़ा है, तो आप जाकर जो है प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2, नीचे 2 सेट दिए गए हैं, यानी कि सेट ए और सेट ए। जहां पर आपको क्या करना है, मैचिंग का क्वेश्चन है, सुमेलन करना है। ठीक है, मैचिंग करनी है। तो पहले में आपको शब्द दिए गए हैं जो शोध में प्रयुक्त किए जाते हैं और दूसरे में उसकी व्याख्या दी गई है। ठीक है, यानी कि एक्सप्लेनेशन है कि क्या होता है ये। तो इसमें दिया है शब्द कौन कौन से, अभिधारणा, निर्मिति, चर, व्यवस्थित, त्रुटि। और व्याख्या क्या है इसमें, इससे प्राप्त इससे प्राप्त परिणाम किसी विशिष्ट दिशा में परिवर्तित होते हैं। इससे संख्यात्मक जो है वो संख्यात्मक या गुणात्मक का गुणात्मक में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। चेंजेस जो करने होते हैं, जैसे संख्यात्मक का गुणात्मक में और गुणात्मक का संख्यात्मक में जो चेंजेस करने होते हैं वो हो जाता है। यह प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी के कारण माने गए सिद्धांत का विवरण है। यद्यपि यह प्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय नहीं है, तथापि यह अस्तित्व में होता है। तो ये रहे आपके पास ऑप्शन। तो फटाफट से चेक कीजिए कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं, मिलान कीजिए और बताइए कि क्या जो है इसमें से ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, और यहाँ पर है ये आपका ऑप्शन। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग, यानी कि अभिधारणा क्या होती है आपकी, तो ये एक प्रत्यक्ष जो है क्या है, साक्ष्य है। प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी के कारण माने गए सिद्धांत का विवरण है। ठीक है ना, क्या है, विवरण देना। और निर्मिति क्या है आपका, तो ऑप्शन फोर्थ क्या है ये, यद्यपि यह, तो निर्मिति के साथ हम मैच करेंगे इसको, फोर्थ नंबर को। यद्यपि यह प्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय नहीं है, तथापि यह अस्तित्व में होता है। चर क्या है आपका, तो चर है आपका, इससे जो है क्या कर सकते हैं हम, चेंजेस कर सकते हैं चरों से, है ना। वेरिएबल्स, चर मतलब वेरिएबल्स, इसमें आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। और लास्ट बचा हमारा व्यवस्थित त्रुटि, तो ये जाएगा 1 की तरफ, यानी इससे प्राप्त जो परिणाम है किसी विशिष्ट दिशा में परिवर्तित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जब कोई शोधकर्ता अपने अध्ययन में निराकरणीय परिकल्पना यानी कि नल हाइपोथेसिस एच नॉट जिसे बोला जाता है, एच नॉट बोला जाता है नल हाइपोथेसिस को निरस्त कर देता है और वैकल्पिक परिकल्पना यानी कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ बढ़ जाता है, यानी कि उसको स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो इस
त्रुटि की संभावना हो सकती है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए टाइप 1, टाइप 2 एरर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कि ना तो एक टाइप 1 और ना ही टाइप 2। तो कौन सी त्रुटि हो सकती है? ध्यान से देखिए, हमने बहुत अच्छे से समझा था। जब जो है नल हाइपोथेसिस करेक्ट है, सही है, लेकिन फिर भी जो है शोधकर्ता या रिसर्चर उसे रिजेक्ट कर देता है, तो और जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ बढ़ जाता है, तो कौन सी टाइप का एरर होता है? तो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए टाइप 1 एरर। कौन सा होता है? टाइप 1 एरर। और इसे सबसे बड़ा जो है एरर माना जाता है, बिगेस्ट एरर माना जाता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, शोध में आईसीटी के गलत प्रयोग का उदाहरण है। सो द ऑप्शन इज, शोधकर्ता की, ऑप्शन ए है, शोधकर्ता की ओर से तकनीकी चूक, आईसीटी संसाधनों का अपर्याप्त प्रावधान, शोध नैतिकता का उल्लंघन, या फिर आईसीटी संशोधनों की तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव होना। तो क्या गलत प्रयोग हो सकता है? गलत प्रयोग का उदाहरण क्या है? सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि जब आईसीटी के संशोधनों की तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव होगा। देखिए, शोध करने के लिए रिसर्च में जो है आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर का यूज भी आना चाहिए, बिकॉज आजकल सब कुछ डिजिटल है। आपको जो शोध, जैसे कि जो भी आपका शोध विषय है, उसके विषय में आपको, यानी कि वो उस पर कौन सा काम हुआ है, अब तक किसने सेम टॉपिक पे काम किया और क्या काम किया है, क्योंकि आपको जब काम करना होता है तो आपको वो हर एक कमियां उसमें निकाल के बाहर रखनी होती है। तो जिसने पहले ऑलरेडी काम हो चुका है वो सेम काम तो आप करेंगे नहीं, कुछ नया होना है, नया करना है। तो वो जो पुराना चीजें क्या क्या हो चुकी है वो जानने के लिए भी हमें काफी जो है सर्च करना पड़ता है। जैसे कि शोध गंगा है आपका, वहां पर हमें, तो इसके लिए हमारे डिजिटल जो चीजें है उनका यूज करना भी आना चाहिए, है ना। तो गलत प्रयोग का उदाहरण यही है कि विशेषज्ञता का अभाव होना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। शोध में नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी दो तत्व कौन से हैं? तो ऑप्शन है, प्रतिभागियों को क्षति पहुंचाना, संसूचित सहमति का अभाव, प्रयोग पूरा होने के उपरांत प्रतिभागियों का स्वागत नहीं करना, या फिर दुरूह प्रश्न पूछना। तो क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ध्यान से पढ़िए और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रतिभागियों को क्षति, मतलब नैतिक क्या है? एथिक्स जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। नैतिक कुछ आदत, कुछ सिद्धांत होते हैं जो हमें रिसर्च करते समय एक शोधकर्ता को फॉलो करना पड़ता है। कुछ नियम होते हैं जिन्हें नैतिक नियम या फिर नैतिक सिद्धांत कह दिए जाते हैं। तो उसके लिए जो दो तत्व है वो उल्लंघन करने में कौन सा वाला जो है आपका उत्तरदायी होंगे। तो यहाँ पर बताइए कि आंसर क्या होगा इसका। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें ए और बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। प्रतिभागियों को क्षति, हम उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते अपनी जो है अपनी रिसर्च के लिए, कि उनको नुकसान पहुंचाकर हम उनसे क्या ले, क्या बोलते हैं, डेटा कलेक्ट करें। तो ये चीजें हम नहीं कर सकते, ये नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन होगा। उसके बाद संसूचित सहमति का अभाव, या फिर जिससे हमें सूचना लेनी है, या फिर प्राप्तकर्ता या फिर शोधकर्ता की सहमति का अभाव होगा। यानी कि कोई चीज में सहमति होनी, देखिए सब चीजों में सहमति होनी चाहिए। अगर कोई आपका जो है आपका सैंपल जो है, या फिर आपका जिससे आप प्रतिभागी जो है उससे आप अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उसकी सहमति होना बहुत जरूरी है। यानी कि वो एग्री होना चाहिए आपको डिटेल्स देने के लिए। ठीक है, तो ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 6, कौन सा असंभाव्यता न्यायदर्श यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का जो है प्रकार नहीं है, टाइप नहीं है? तो ऑप्शन ए है सुविधाजनक न्यायदर्श यानी कन्वीनियंट सैंपलिंग, या फिर स्नोबॉल सैंपलिंग, स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायदर्श यानी कि स्ट्रैटाफाइड सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग। तो इसमें से चारों में से आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, जो कि क्या बोल रहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी का एक टाइप नहीं है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जो स्ट्रैटाफाइड सैंपलिंग है वो किसके अंतर्गत आती है आपकी? वो आती है आपकी संभाव्यता न्यायदर्श यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। स्ट्रैटाफाइड यानी कि स्तरीकृत यादृच्छिक जो न्यायदर्श है वो आपका इसमें आता है। और इसमें चौथा क्या होगा आपका, वो आप बताइएगा मुझे अपने कमेंट के थ्रू। के इसमें 4 होते हैं, 4 टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स के नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग्स होते हैं। 3 यहाँ पर है आपके सामने, चौथा आपको मुझे अपने कमेंट में बताना है कि क्या है। प्रश्न संख्या 7, निर्जातीय शोध में शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किए जाते हैं? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है। सो द ऑप्शन 1 इज, शोधकर्ता समुदाय के सदस्यों के साथ संरचनाबद्ध साक्षात्कार करता है। शोधकर्ता काफी लंबी समय अवधि तक सामाजिक व्यवस्था को अंगीकार कर लेता है। शोधकर्ता वार्तालाप का श्रवण करता है और वार्तालाप करता है। शोधकर्ता लोगों को कुछ कुप्रथाओं के विषय में जानकारी जो है देता है। तो ऑप्शन
ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है और ये है इसके ऑप्शन। यहाँ से आपको चूज करना है क्योंकि इसका एक नहीं है, इसके 2 आंसर या 3 आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन और इसे पढ़िए और बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी और सी ऑप्शन करेक्ट है। जिसमें क्या है पढ़ लेते हैं इसको एक बार। शोधकर्ता काफी लंबे समय अवधि तक सामाजिक व्यवस्था में अंगीकार रहता है। और दूसरा, वार्तालाप का श्रवण करता है, यानी कि सुनता है और खुद वार्तालाप, खुद जो है क्या करता है, कन्वर्सेशन करता है। निर्जाति शोध में ये बताया जा रहा है, याद रखना है इसे, अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका PYQ भी है। अगला प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है ये प्रत्यक्षवाद है। ये मिसप्रिंटिंग हो गई है, इसको प्रत्यक्षवाद कर लीजिएगा, यानी कि प्रत्यक्षवाद मतलब पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म को भी हम बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है रिसर्च में। तो ये है आपका प्रत्यक्षवाद। आगे बढ़ते हैं, प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है। तो पहले प्रत्यक्षवाद को समझ लीजिए, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, तो आंसर तक जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। और जिसको डीप में पढ़ना है वो मैं वही कहूंगी कि हमने पढ़कर आ चुके हैं, आप जो है रिसर्च वहां से देख सकते हैं। तो प्रत्यक्षवाद क्या होता है, ये वैज्ञानिक जो फैक्ट्स होते हैं, यानी कि साइंटिफिक फैक्ट्स की तरफ बढ़ता है। इसमें जो है एक बार स्टेटमेंट जो आ गई है, जो फैक्ट्स आ गए हैं, उसके अंदर किसी तरह का कोई भी त्रुटि नहीं मानते हैं ये लोग, की कोई कमी है और उसमें कोई सुधार का काम हो सकता है। तो इनके लिए जो चीजें हैं वो फैक्टफुल है, साइंटिफिक है, वही है और वही रहेगा, ऐसा जो है प्रत्यक्षवादी मानते हैं। और उसका उल्टा होता है नॉन जो है पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म। तो जो नॉन पॉजिटिविज्म लोग हैं वो क्या मानते हैं कि कुछ ना कुछ हमेशा हर चीज में थोड़ा बहुत क्या रहता है, कहीं ना कहीं कुछ सुधार का जो है पॉइंट रहता है। तो ऑप्शन है आपके पास, देखिए अब आई होप आपको आंसर करने में इजी होगा। परिघटनात्मकता, निगमनात्मकता, आगमनात्मकता या फिर व्याख्यात्मकता। तो क्या है इसका आंसर, तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, व्याख्या नहीं हो सकती है इसके अंतर्गत। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट चलती है ना, यहाँ फैक्ट चलते हैं, साइंटिफिक फैक्ट चलते हैं, तो वहां पर व्याख्या नहीं होती। ये आपका नॉन पॉजिटिविज्म में होगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 9, कौन सा संभाव्यता न्यायदर्श का प्रकार नहीं है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। पीछे जो क्वेश्चन किया हमने नॉन प्रोबेबिलिटी था, ये प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से समझ लीजिएगा क्या है। तो ऑप्शन है सौदेश्य न्यायदर्श, सरल यादृच्छिक न्यायदर्श, सौदेश्य मतलब पर्पसिव, सरल यादृच्छिक यानी कि रैंडम, और क्लस्टर सैंपलिंग, उसके बाद सिस्टमैटिक न्यायदर्श। तो 4 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर क्या है, तो मतलब कि न्याय कौन सा संभाव्य में नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर ए पर्पसिव जो है वो आपका किस में आता है, वो आपका आता है किसमें, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। तो इसके दोनों का ही मैंने 3-3 दिए हैं, तो दोनों का एक एक आप मुझे जरूर बताएंगे कि एक एक ऑप्शन और क्या होगा। कौन से टाइप की त्रुटि करने पर पूरी जिम्मेदारी शोधकर्ता की होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा टाइप का एरर करने में, कौन से टाइप की त्रुटि करने में पूरी जिम्मेदारी जो है रिसर्चर पर आ जाती है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी रिसर्चर की हो जाती है। तो ऑप्शन है हमारे सामने टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से कब होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टाइप 1 एरर जब जो है, अभी अभी हमने पढ़कर आए हैं कि टाइप 1 एरर कब होता है, जब नल हाइपोथेसिस सही होते हुए भी रिसर्चर जो है उसे क्या कर देता है, उसे रिजेक्ट कर देता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ बढ़ जाता है, तो जो है क्या होता है, टाइप 1 एरर होता है। और दिस इज द बिगेस्ट एरर, अभी अभी मैंने बताया, और इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है रिसर्चर की। क्यों, क्योंकि वो सही होते हुए भी गलत की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ अगर वो नल हाइपोथेसिस रॉन्ग होते हुए भी, यानी कि गलत होते हुए भी क्या कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक्सेप्ट जब कर लेता है तो क्या होता है, जब एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर क्या होता है कि वो जो है एक्सेप्ट जब करता है तो दूसरे टाइप का एरर हो जाता है। और दूसरे टाइप का एरर जो होता है वो बहुत वो होता है किस वजह से, सैंपल साइज बड़ा होने की वजह से, या फिर पॉपुलेशन में जो है नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा हो। ये तो यहाँ पर जिम्मेदारी जो है किसी रिसर्चर की कभी नहीं होती है, हमेशा जो है इन सब पर चला जाता है, यानी अदर जो है रीजन पर चला जाता है। तो टाइप 1 एरर ओनली किसकी जिम्मेदारी होती है, रिसर्चर की जिम्मेदारी होती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बढ़ते हैं आईसीटी की तरफ, यानी 10 क्वेश्चन रिसर्च के हम 10 के मैंने पार्ट में रखा है आपको समझने के लिए, ताकि आपको एक अच्छी जो है हम एक क्वेश्चन से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, ऐसा मैंने यहाँ पर रखा है। चलिए प्रश्न संख्या 11, जिस प्रक्रिया में अवैध वेबसाइट विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का स्वांग करता है, उसे निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है। आईसीटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना आपका।
आईसीटी का क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, यहाँ पे भी अच्छा जो है आपका वेटेज रहता है। तो ऑप्शन है आपके पास स्निपिंग, स्पूफिंग, बैकडोर, वॉर डायलिंग। तो क्या है इसका सही आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पूफिंग कहा जाता है उसको, जो वेबसाइट गलत है, अवैध है, इनवैलिड है, और वो अपने आप को क्या दिखाएगी? वैलिड दिखाएगी, ऐसा स्वांग करेगी कि वैलिड है वो, ऐसा दिखाएगी। तो उस टाइप के जो है उसको क्या संज्ञा दी जाती है? तो वो होता है स्पूफिंग। याद रखिएगा क्या कहा जाता है? स्पूफिंग। ये पीवाईक्यू है आपका। प्रश्न संख्या 12, कीबोर्ड के किस की को, ये अलग अलग शब्द है वही दो, किस की को जो है क्या कहा जाता है? आंतरिक, यानी कि आंतरिक शब्द पे तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, मॉडिफायर इसको कर लीजिए, मॉडिफायर से याद रखिए। किसको मॉडिफायर की संज्ञा दी जाती है? तो कंट्रोल, शिफ्ट, एंड, या फिर ऑल्ट नहीं है, ऑल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑल्ट बटन होता है ना, ऑल्ट का एक बटन होता है कीबोर्ड में, वो। तो क्या है सही? सही विकल्प को चुनना है आपको, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 और 4, ये एंड कुछ नहीं है। कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट जो बटन है वो है आपके मॉडिफायर कीज है, आपकी मॉडिफायर कीज है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किन किन पोर्टल में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची शामिल है? जहां पर आपको ऑनलाइन पाठ्यक्रम मिल जाते हैं, सूची मिल जाती है, उसका जो है लिस्ट मिल जाती है, वो आपको बताना है। तो area.government.in, swayam.government.in, mic.ac.in या nptel.ac.in। तो आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट से बता दीजिए क्या है इसका आंसर। तो देख लिया होगा आपने अब तक, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 और 4, यानी स्वयं और आपका ये जो nptel.ac.in है, ये जो है आपके ऐसे पोर्टल्स हैं जहां पर आपको पाठ्यक्रम की सूची दी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्न संख्या 14, ईमेल संबंधी कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। सीसी जो है वे प्राप्तकर्ता होते हैं जिनको भी हम जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन वह लक्ष्य प्राप्तकर्ता नहीं है। क्या ये सही है या नहीं, आपको बताना है। बीसीसी वे लोग जो संदेश प्राप्त करते हैं, लेकिन इसकी जानकारी संदेश प्रेषक दूसरों को नहीं देना चाहता है। ईमेल पते में यूजर नेम डोमेन नेम से पहले आता है, ईमेल पते में यूजर नेम डोमेन नेम के बाद आता है। तो गलत, यहाँ से गलत आपको चूज करना है, सत्य नहीं है। पढ़ लिया होगा आप अपने, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईमेल पते में यूजर नेम डोमेन नेम के बाद नहीं, पहले होता है। तो ये गलत है, और बाकी सब इसके सही है, उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बीसीसी और सीसी में बहुत बार पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए, तो याद रखना है आपको। सीसी यानी कि कार्बन कॉपी, बीसीसी यानी कि ब्लैंक कार्बन कॉपी होती है आपकी, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब एक बार इसको समझ लीजिए, छोटा सा इसका है। सीसी यानी कि वो लोग, देखिए जो मेन जिसको भेज रहे हैं वो तो 2 में आ जाएगा। हम जब मेल करते हैं, मान लीजिए आप एक ऑफिस पे काम करते हैं, आपने मेल किया जिसको जो मेन पर्सन है, जिसको हमें बॉस को मेल करना है, उसके साथ में हमारे जो कलीग्स हैं उन पर तक भी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो उन्हें सीसी में ले लेते हैं, ताकि वो जानकारी तो ले ले, लेकिन वो मेन जो है हमारे नहीं है जिनको हमें भेजना है। बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी वो होती है कि आप जिन को भेज रहे हो वो आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं कि किसने किसको और ये मेल भेजा गया है। दिस इज द कॉल्ड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोनों ही आपको ध्यान रखना डिफरेंस में। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डोमेन नाम जो है एक्सटेंशन का गेटवे और प्रशासनिक होस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है? .government, .mail, .net, .organization। बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने पड़ते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, .net। तो ये हो गए, यहाँ तक हम 15 क्वेश्चन जो है कर आए हैं दोस्तों, और अब हमारे 15 क्वेश्चन बाकी हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि इसके पार्ट 2 में करेंगे। अभी फिलहाल 15 क्वेश्चन ही कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं आगे नहीं करा पा रही हूँ। हम जो है नेक्स्ट पार्ट में इसके जो है बाकी के 15 क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास में। और कैसे लगे क्वेश्चन, आपको समझ में आए, अच्छे लगे, जरूर बताइएगा अपने जो है मैसेज के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू बताइएगा। और 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी जरूर एनालाइज करिएगा। मुझे ना बताइएगा पर खुद को एनालाइज जरूर करिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पर आपके पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही मैंने रखे हैं। और ये जो है आपका वीकेंड पे आने वाला था ये 30 क्वेश्चन का वार, लेकिन यार मैं आपको जो है नहीं दे पाई ये वीकेंड पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जो कि हम आज इसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और इसे शेयर करिएगा बाकी लोगों के साथ, बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल, आपके लिए बहुत काम की चीज है, तो बाकी लोगों के लिए भी पहुंचना चाहिए। चलिए, तो हम
क्या करते हैं, एंड करते हैं वीडियो को, और अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।